अभी तक जो आपने पढ़ा था बेटा, इस वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मास। आपको डिफ़िकल्टी आई कि एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक, ये विल बी फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा है कि सभी चीज़ें बनती हैं एटम्स के साथ में, है ना। ये एक एटम है। एक चीज़ याद रखना, ये एटम है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, इसको भी तोड़ा जा सकता है। सबसे हम पहले इसको भी बात करेंगे। इसको तोड़ के हमारे को क्या बनेगा, जैसे कि एटम के अंदर ही एटम है, इसके अंदर मिलता है न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर से हमारे को, इसके अंदर से क्या होता था, उसने गामा रेज इसके अंदर से गुजारी थी, तो उसको पता चला था कि भाई यहाँ से तो सीधी चली गई, लेकिन बीच के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वापस टकरा के वापस आ गई। ठीक है, तो उसको लगा कि बीच के अंदर कोई चीज़ है। तो बाद में ये सब पता लगा कि इसके अंदर जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। प्रोटॉन प्लस के होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा फिर हमारे को ये पता चला था कि मेजॉरिटी जो सामने बार होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इस तरह से ऑक्टेट बने होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं। ठीक है, जिसको हम सारा का सारा ये नंबरिंग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। ये किसी चीज़ के +2 +3, ये जो मैंने आपको बताया, जो आपने कल कंसेप्ट पढ़ा था कि एक ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस की वैलेंसी वाली जो चीज़ थी, कितनी हेलो कैपेसिटी है ना, कौन कितना ज़्यादा हेलो कर सकता है, वो इसी वाला कंसेप्ट है ये सारा का सारा। तो इस चीज़ को आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए आपका सबसे पहले कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं छल्ले 2 8 8 16, मतलब इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर इसके अंदर सिर्फ 8 आ सकते हैं, इसके अगले के अंदर फिर 8 आ सकते हैं, फिर इसके अंदर फिर 16 आ सकते हैं। आखिर में आके मान लो आप किसी का नंबर हो गया 18, तो कैसे आएगा, बीच के अंदर आ गए 2। ठीक है, बीच के अंदर आ गए 2। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे आ सकते हैं 8। ठीक है, 2 8 8 2 8 10 रह गए। उसके बाद में फिर 8 और कितने 18 थे ना, यहाँ पे और 8 आ जाएंगे। मान लो किसी का भी यहाँ पे आया हो गया 19 नंबर, तो कैसे आएगा, 2 इसके अंदर आ गए इलेक्ट्रॉन, 8 इसके अंदर आ गए, 2 8 8 1 रह गया, एक फिर सबसे बाहर वाले में एडजस्ट होएगा। ठीक है, ऐसे जैसे आपके घर के अंदर मेहमान आ गए हैं, मान लो मेहमान आ गए हैं आपके घर के अंदर, ये कमरे हैं। ठीक है, 2 मेहमानों को यहाँ सुला दिया, 8 को यहाँ सुला दिया, 8 को यहाँ सुला दिया, फिर जो भी बचेंगे, ये तो नहीं है इसके अंदर ही घुसा देंगे भैया, बेड इतने ही है, सबको कंफर्ट देना है। तो बाकी के मेहमान को भाई चाहे अलग से कमरा खोलना पड़े बाहर वाला, उसके अंदर कैपेसिटी है, मान लो 8 लोगों की कैपेसिटी है, एक को सुला दो, क्या बात है, पर मेहमान की तो इज्जत करनी पड़ेगी ना, तो बाहर ऐसे करके। तो ये जो बाहर आ जाते हैं इस तरीके से बाहर वाले, ये हमारे क्या चीज़ होती है, ये होती है आपका वैलेंसी वाली चीज़। मान लो ये जो जैसे बाहर के किसी का नंबर 19 है, ठीक है, तो उसके बाहर 2 1 ये रह गया, मतलब 2 8 8 16 16 2 18 1 रह गया, जैसे एक मेहमान रह गया ये वाले, मतलब ये एक मेहमान क्या चीज़ है, एक मेहमान है अपना फालतू। ठीक है, इसके लिए एक अलग से कमरा खोलना पड़ेगा, है ना। तो इसके अंदर हम एक चीज़ कर सकते हैं, मान लो पड़ोसी हैं 2, ठीक, बड़ी अच्छी बनती है उनके साथ में। अब उसके घर में भी मेहमान आए हुए हैं, ठीक, उसके घर के अंदर क्या आए हुए हैं, उसके घर के अंदर आए हुए हैं 17 मेहमान, 2 इसमें आ गए, 8 8 16, इसमें 8 आ गए, इसमें आ गए 8 8 16 और 1 17, इसमें तो 2 आए पहले, इसमें 8 आए, यहाँ पे फिर 7 ही रह गए, एक इसका बेड यहाँ पे खाली रह गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले जब ये दोनों चीज़ें, 2 पड़ोसियों के आपस में मिल रही है और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो ये दोनों क्या कहेंगे, भाई मेरे पास तो एक फालतू है, तेरे पास एक ही कमी है, ये ले मैं तेरे को एक दे दूँगा। ठीक है, आया समझ में वाला कंसेप्ट। तो ये जो मैं तेरे को एक मेहमान दे दूँगा, तो अपने कमरे के अंदर सुला ले, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि इसका पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इसका नेगेटिव क्यों आया, ये तक दे सकता है, ले जा। इसके पास में क्या है, नेगेटिव, आने दे, मेरे पास तो नहीं है। आया समझ में, ये आया समझ में। तो ये एटम की हमने कहानी बता दी सारी की सारी। अब एटम से अगली कहानी पे आओ।
ये जो बेटा जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये सारे एटम्स के साथ में एक परेशानी होती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते, ठीक, ये ग्रुप के अंदर मिलेंगे। अब तो क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि आयरन के पार्टिकल, आयरन का पार्टिकल एटम के साथ में बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, आपका एटम मिलके बनाते हैं आपका मॉलिक्यूल। दो, फॉर एग्जांपल एक एटम ये वाला, एक एटम ये वाला, ये दोनों मिलके क्या बन गए, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या चीज़ होता है, मॉलिक्यूल होता है दो ऐसे एटम जब मिलके इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब हाँ जी अब ये रह सकते हैं, वो उसका मॉलिक्यूल कहलाता है। एटम कई बार अकेले नहीं रह पाते, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब कि जैसे कि हमारे समाज के अंदर क्या करते हैं, शादी करते हैं, है ना, पति पत्नी का जोड़ा है, तो भैया इनको भी एक जोड़े के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, अपना जीवन यापन इसमें कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट तो अकेले घूमे जाएंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। कई बार इसके अंदर क्या होता है, अब ये जो मॉलिक्यूल कैसे बन सकते हैं, सेम दोनों बराबर बराबर होके हो, मान लो इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, ये तो हो गई बराबरी वाली बात। परंतु इसके साथ में कई बार क्या होता है कि ये वाला तो भारी पड़ गया और ये तो हल्का पड़ गया, है ना, ऐसे होता है, ऐसे भी हो सकता है। अब इस वाले कंसेप्ट को आप याद रखें, भारी हल्का, वैसे आइडियल कंडीशन दोनों बराबर हो, अनआइडियल कंडीशन एक हल्का एक भारी, यहाँ तक याद रखना कंसेप्ट ये। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा। अब हम दोबारा से आ जाते हैं अपने इस कंसेप्ट के ऊपर कि एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है। अभी तक क्या था, डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी थी। डाल्टन ने क्या बोला था कि हर एक चीज़ के अंदर एटॉमिक मास होता है ना, भाई मास भी होता है, और जो भी कुछ चीज़ जुड़ी होती है ना, वो मास सबसे पहले क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है पृथ्वी के ऊपर, उस चीज़ के अंदर यानी कि कुछ चीज़ तो है, उसको हम महसूस तभी कर सकते हैं जब उसके अंदर कोई चीज़ होगी। उस चीज़ का नाम क्या है, मास। इस मास को दूसरी चीज़ उसने क्या बोली थी, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अगर इसको आप और भी तोड़ोगे तो अंत में आके वो प्रकृति में फिर भी कहीं ना कहीं पर रहेगा, ठीक है। तीसरी इसने चीज़ क्या बोली थी कि जो भी चीज़ आपस में जो जुड़ी हुई है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर जुड़ी हुई है, मतलब एक अनुपात के अंदर जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इससे वहाँ पे साइंटिस्ट को क्या पता चला, उनको पता चला कि अच्छा इसका मतलब हर चीज़ एटम से बनी हुई है और एटम का एक मास होता है। तो उनके दिमाग में आया अलग अलग चीज़ें, हाइड्रोजन का निकाल के देखा, हाइड्रोजन के एटम का कितना मास है, मेटल के आयरन के मेटल का कितना एटम का कितना मास है ना, बनी है हाइड्रोजन, ये भी एटम से बना है, ये भी एटम से बना है। तो उनके दिमाग में ये आने लग गए। अब वे जब इसको कैलकुलेट करने लग गए तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए उनके सामने क्या क्वेश्चन आया, सबसे पहले तो इसको नापे तोले कैसे, ठीक, और नापे तोले फिर उसको किस चीज़ के अंदर एक्सप्रेस करें हम, ठीक है, एक्सप्रेस किस चीज़ में करें, नापे तोले कैसे, उसको हम बोलें कैसे, ठीक। तो सबसे पहले ओवरकम दिस प्रॉब्लम एटॉमिक मास और एक्सप्रेस एज द रिलेटिव मास। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि वे किसी चीज़ को तोलना नापना चाहते हैं, परंतु उनके पास ना तो बाट है, ठीक है, ना उनके पास में यूनिट है। जैसे आप दुकान पे चले गए, आलू बेच रहा है, आलू ले लो, ठीक है, दे दे भाई आलू, ला 1 किलो दे दे, किलो दे दूँ, किलो क्या होता है, ये वाली सिचुएशन उनके सामने आ गई। अच्छा, तो सबसे पहले तो उनको बोला भैया कैसे देगा, अब यो तो नहीं है 1 आलू दे दे, 2 आलू दे दे, ठीक। तो सबसे पहले तो बाट चाहिए एक, जिसके हिसाब से आप तोला जाए, जिसके हिसाब से तोला जाए, इस वर्ड को बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं, रिलेटिव, ठीक है, रिलेट टू दिस। तो सबसे पहले एटॉमिक मास, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस एज द रिलेटिव मासेस विथ रेफरेंस टू द मास ऑफ अ स्टैंडर्ड एटम। मतलब किसी भी एक एटम का ऐसा मान लो, उसका स्टैंडर्ड मान लो और उसके रिलेशन के अंदर बात करो। उसका उदाहरण हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि तरबूज वाला, ठीक है, मान लिया 12 भागों के अंदर विभाजित है, अब आपको कोई भी चीज़ नापनी है, इसका एक भाग पकड़ लो, एक भाग पकड़ लिया ये वाला, और इसको आपने बाट में रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपनी चीज़ें रखो और इसको आप नापना तोलना शुरू कर दो। आया, ये हो गया रिलेटिव। अब आगे देखो, सबसे पहले इन्होंने पकड़ा ऑक्सीजन को, साइंटिस्ट ने। अब ऑक्सीजन तो काफ़ी लंबे टाइम तक ऑक्सीजन चलता रहा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में फिर बाद में प्रॉब्लम क्या आई कि ऑक्सीजन, ये बाद में पता चला कि ऑक्सीजन तो कई फॉर्म में होता है।
उन्होंने ये क्या सोचा था, ओ ओ मतलब ये वाला केस होगा, बराबर बराबर वाला, ठीक है। परंतु बाद में पता चला कि ऑक्सीजन तो जो फ्रीली ऑक्सीजन मिलती है उसका केस कुछ इस तरह का है, एक भारी एक हल्का, यानी कि इसका कुछ भार है इसका कुछ भार है। तो मान लो एक तरबूज के, इसका मतलब कि जैसे एक तरबूज को बराबर बराबर हिस्सों के अंदर तो काट दिया था हमने, इसको तो बराबर बराबर हिस्सों में काटा ही नहीं जा सकता। इन्होंने ऑक्सीजन को किया कैंसिल, ठीक है। एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा, आपका भी हमेशा गलत आएगा, और गलत आएगा तो फिर इसका कुछ ना कुछ यूँ मतलब अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो इसको छोड़ के इन्होंने ये आ गए भैया फिर दूसरी चीज़ के ऊपर कार्बन के ऊपर। कार्बन को इन्होंने बोल दिया भाई कार्बन ले लेते हैं। कार्बन होता है, देखो यहाँ पे आता है 12 C12, ठीक है। ये देखो क्यों, बाकियों का सबका देखो ये पॉइंट में ये वो फलाना टिकड़ा कुछ ऐसा आ रहा है, इसका बिल्कुल सबसे छोटी शुरू के अंदर इसी को ले लिया था कि भाई कार्बन ले लेते, कार्बन हर चीज़ के अंदर मिलता है तो इसलिए इसको कार्बन 12 पकड़ लिया। ओके, तो कार्बन 12 को हमने बना लिया वो वाला तरबूज जिसकी एक हिस्से को काट के हम अपनी बाकी चीज़ों का नाप तोल लेंगे, ठीक है। तो 1961 के अंदर सबसे पहले क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट सेलेक्टेड द स्टेबल आइसोटोप द कार्बन C12, इसको स्टैंडर्ड माना गया और उससे फिर हमने एटॉमिक मास निकालना शुरू किया। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू एन एटम ऑफ द कार्बन टेकन एज 12। तरबूज का अगर हम इसको 12 मान के चल लिया, अब 12 के अंदर से एक हिस्सा इसको हमने नापने के लिए 1 किलो की तरह मान के चले। किसी भी चीज़ के एटम का वजन निकालना है तो आप उसको इसके कंपैरिजन में मान के चलेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का अगर एटम का वजन हमें निकालना है तो हम एक हिस्से में यहाँ पे तराजू में हम कार्बन का एक हिस्सा रखेंगे एक एटम का, और यहाँ पे ऑक्सीजन का लिखेंगे, और जो हमारे को निकलेगा उसको हम कैसे बोलेंगे कि ऑक्सीजन का एटम कार्बन की अपेक्षा में 16 गुना भारी है, ठीक है, की अपेक्षा में इतना भारी है, ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे। इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। आया सबसे क्लियर? ये देखो मास ऑफ एन एटम जिसका भी हमारे को निकालना है डिवाइडेड में 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। 1/12 का मतलब ही क्या हो गया, एक हिस्सा, 12 हिस्से थे तरबूज के, एक हिस्सा रखा है बस, ये 1/12, ठीक है, ऐसे करके रखा है। तो और फिर इसको हम नापेंगे किसके, इसके अंदर को हम नापने के लिए हमने बना दिया न्यू, ठीक है जी, न्यू में हम नापेंगे। आया यहाँ तक फिर समझ। अब एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम्स। तो न्यू कितना हो गया, 1 न्यू कितना हो गया, 1/12। इसका मतलब कि इसके एक हिस्से को जिसको हम बाट की तरह यूज़ कर रहे हैं उसका वजन कितना है, न्यू, ठीक है। तो अगर हमने ऑक्सीजन का निकालना है तो हम ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन इतने न्यू, 3 न्यू, इसके ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन के 1 एटम से 3 न्यू ज़्यादा भारी है, 3 न्यू ज़्यादा हल्का है, हम ऐसे करके इसको बोल देंगे। आया समझ में? ठीक है। और सबसे कम हम किसका ही लेंगे, इसी का ही लेंगे, सबसे कम बाट 1 किलो का, मतलब सबसे कम वाला बाट यही लेंगे, इससे कम वाला भैया हम नहीं बोल सकते। हम इसको हमने ये सबसे हल्का क्यों मान के चला भाई, इससे ऊपर ऊपर का बोलेंगे अब, ठीक है, इससे हल्की चीज़ को हम नहीं मानते अब, ठीक है। अभी कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ हो गया, सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास से पहले हमने पढ़ा था अभी एटम पढ़ लिया था। एटम के बाद हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल का केस पढ़ा था, जो 2 बराबर बराबर, अगर ये बराबर बराबर ना हो और ये कुछ इस तरह का हो तो उसको बोलते हैं बेटा आइसोटोप। क्या बोलते हैं, आइसोटोप। हाँ, मतलब कि मॉलिक्यूल वो चीज़ होती है कि एक जो कि इंडिपेंडेंट नेचर में रह पाए, ठीक है, और इंडिपेंडेंट कौन रह पाते हैं, जो बराबर बराबर होते हैं। परंतु ऐसे भी जो रह तो लेंगे परंतु भैया बराबर बराबर नहीं होगा, बस अपना गुजारा बत्ता कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, आइसोटोप। क्या बोलते हैं, आइसोटोप। ठीक है जी, यहाँ तक आया समझ में। आइसोटोप क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है भाई, इसका 2 ऑक्सीजन के O2, ये और ये दोनों के बराबर बराबर। इसके अंदर क्या होता है, एक तो मोटा और एक थोड़ा सा पतला, ठीक है। अब एवरेज, हमें इसका अगर मास निकालना है तो भैया हमें तो एवरेज निकालनी पड़ेगी ना,
एवरेज कैसे निकालनी पड़ेगी? मान लो क्लोरीन का केस ले लो। क्लोरीन बोलते हैं कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, क्लोरीन बना हुआ है इस तरीके से, मतलब एक तो मोटा एटम और ये 3 पतले पतले एटम, ठीक है, ये मान के चलो। तो हम इसका अगर हमें बोला भाई इसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास अभी भी हमने पढ़ा, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, रिलेटिव, कि भाई कार्बन के कंपैरिजन में करके कितना होगा। तो भैया यहाँ तो अब नहीं निकाला जा सकता, अगर ये बराबर बराबर होते तो फिर तो हम निकाल लेते। एक एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास ही तो होता है ना, इसीलिए उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। निकाला कैसे जाता है, कार्बन के 1/12 से कंपेयर करके, ठीक है। अब इन तीनों का तो हम निकाल लेंगे तो कुछ अलग आएगा और इसका अलग आएगा, तो हमें इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं भाई, पहले इन्हीं की एवरेज निकाल लेते हैं। इनकी एवरेज क्या निकाल लेंगे, इन तीनों का अलग निकाल लिया। सबसे पहले कितनों से बना हुआ है, 1 2 3 4 4 एटम से बना हुआ है, डिवाइडेड बाय में 4, ठीक है। अब जो इसका भार होगा, इसका मान लो आया यहाँ पे 37, ठीक है, गुना में 1, ठीक है। और इसका भार कितना आया, ये 3 कितने हैं, ये मान लो आपने 35 के, 35 गुना में 3, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं एवरेज। अब जो एवरेज आएगा, मान लो एवरेज आया यहाँ पे 35.5, ठीक है, ऐसे एवरेज निकाल लिया। 35.5 टाइम्स हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। आया समझ में ये चीज़, ठीक है। एक कार्बन के एटम से 35.5 टाइम्स भारी, ऐसे निकालते हैं। अब इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज निकालनी पड़ी है। किस केस में निकलता है ये, आइसोटोप्स के केस में। आइसोटोप कैसे होते हैं भैया, जिसके अंदर अनइक्वल चीज़ें चल रही हैं, है ना, ठीक है ना, यानी कि वे वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बराबर बराबर, परंतु वो वाले मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये बराबर बराबर वाला चीज़ नहीं हो, ऊपर नीचे वाली चीज़ हो, तो उसके अंदर हमें एवरेज का सहारा लेना पड़ता है एटॉमिक मास निकालने के लिए, और उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब अभी तक हम ये बोलते चल रहे थे कि भैया, चलो शुरू करें। अब साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि भैया ठीक है, अभी तक तो हम ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे, इतने टाइम हैवियर, इतने टाइम ये, परंतु हर बार आप आलू ऐसे थोड़ी लेोगे भैया। आलू लेना तो आप ये बोलो कि जो आपने बाट में रखा है इससे 3 गुना ज़्यादा दे दे, इससे 4 गुना ज़्यादा दे दे, ये तो कुछ कोई बात ही नहीं होगी, है ना। तो आप क्या बोलोगे, यार इससे अच्छा तो कोई नंबर बताओ ना। फिर हम बोल सके कि भाई इसका 3, अगर इसका मतलब एक बाट के अंदर यहाँ पे इसको हम गुना बोल देंगे, इतने टाइम बोल देंगे, उसकी जगह बोल दो कि 1 किलो का बोल दो तुम इसको, इसका कुछ हमारे को भार बता दो। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका 3 गुना दे दो, तो मैं क्या करूँगा, 3 गुना आलू दे दो, तो इसका मतलब मैं इसको 3 से गुना कर दूँगा, इसका मतलब मुझे इतना नंबर दे दो, ठीक है। ये उनके दिमाग में आई। फिर उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने बोला कि भैया जो कार्बन को जो हमने लिया ना, जिसके 12 आइस वो लिए 12 पार्ट्स, सबसे पहले हम इसका एक काम करते हैं, इसके 1 भाग का ये वजन निकाल लेते हैं। उसके 1 भाग का वजन 1/12 ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसका टोटल उन्होंने क्या दिया कि अब मान लो कार्बन के टोटल बोझ है 1.9926 गुना में 10⁻⁻23 ग्राम, इतने ग्राम है। एक भाग का एक पोर्शन का कितना बोझ हो जाएगा, इन्होंने ये निकाल दिया 1.6605 गुना में 10⁻⁻24 ग्राम, ये निकाल लिया भाई, ये होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, अगर अब हमें पता चले कि भैया 3 एटम का निकाल दो का उसके, तो हम गुना में 3 कर देंगे, ठीक है, इससे भी पता लग जाएगा, आसान हो गया काम। अब हम करेंगे, अब ये देखो, ये चीज़ें एक आपको बता रखी है, एटम्स क्या होती हैं, लगभग न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, सारे के सारे मोस्टली एटम्स न्यूट्रल होते हैं, मतलब कि, और न्यूट्रल होके इस तरीके से मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर मिलते हैं। ये एटम्स हैं, ये सारे एग्जिस्ट करने के लिए बराबर आइडियल कंडीशन। अगर ये
आइडियल कंडीशन के अंदर ना मिले। अच्छा, ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स, ठीक। अभी मॉलिक्यूल के बाद में फिर उसके बाद में मॉलिक्यूल मिलके क्या बनते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ये आयरन के मॉलिक्यूल हैं सेम तरह के, ठीक है, और ये आपस में दो मिल गए, ये दो मिल गए, ये कंपाउंड बने। कंपाउंड का मतलब ये क्या होता है, दो एलिमेंट मिलके, एलिमेंट क्या चीज़ होते हैं, मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटालॉइड हो सकते हैं, तीन चीज़। कोई भी दो मेटल, कोई भी दो एलिमेंट मिलके आपस में कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अब वो चाहे मेटल मेटल हो, चाहे मेटल नॉन मेटल हो, है ना। अगर मेटल और मेटल बन रहे हैं तो भैया एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो उसके अंदर में एक सिंपल इसी तरह के कंपाउंड बन जाएंगे जैसे मॉलिक्यूल से बन जाएंगे। परंतु अगर दूसरे वाला केस हो, मेटल और नॉन मेटल हो, तो ज़्यादातर जो फॉर्मेशन होती है वो फॉर्मेशन किस तरह की होती है। देखो ये तो एटम के, ये तो मॉलिक्यूल था, आइडियल कंडीशन था, और ये बड़ा छोटे वाला कि एक तो ये और एक ये नॉन मेटल लगभग इसी केसेस के अंदर होते हैं। तो ये जो कंपाउंड इससे जो बनेंगे दो, तो एक तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन वाले और ये अनआइडियल कंडीशन वाले, दो अलग अलग मॉलिक्यूल से, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, ठीक है जी। तो इस तरह के उनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आयन क्या चीज़ होती है, अब सबसे पहले वो चीज़ देखिए। मॉलिक्यूल, ये देखो, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड विच कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये हमने बता दिया था मॉलिक्यूल का शुरुआत के अंदर। मॉलिक्यूल ऑफ द एटम, अब इसके अंदर एटोमिसिटी, ये वाला कंसेप्ट भी आया था ना, एटोमिसिटी। मैंने बताया था मॉलिक्यूल होता ही क्या है, एटम अकेला नहीं रह सकता, तो एग्जिस्ट करने के लिए पेयर के अंदर रहना पड़ता है। अब पेयर के अंदर हमेशा दो के जोड़े में ही ये ज़रूरी नहीं है, जैसे एक मुस्लिम्स के अंदर कंसेप्ट होता है, हो सकता है 3 या 4 भी हो इनके पास में, बराबर बराबर बराबर। तो अगर ये इकट्ठे इकट्ठे 4 रह रहे हैं तो इसकी एटोमिसिटी है 4, अगर ये 2 है तो एटोमिसिटी है 2, ठीक है, इसको बोलते हैं एटोमिसिटी। आया समझ में। अब आगे देखिए, अगर 2 है तो डाई एटोमिक, 1 है तो मोनो एटोमिक, अगर 4 में रह रहा है, अगर 3 में रह रहा है तो टेट्रा, और उसके बाद में फिर ऑक्टा, फिर पॉली, यानी कि बहुत सारे हो जाते हैं। जब ऑक्टा मतलब के 5 के बाद में हम, ऑक्टा के बाद में 6 के बाद में पॉली बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, ये वाला कंसेप्ट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भैया आयन क्या चीज़ होती है। आयन मैंने जो आपको बताया था ना, एक वो जैसे सबके ये इस तरह से 2, 8 और ये चीज़ें चार्जेस, आयन का मतलब यही होता है चार्ज, ठीक। अब इसके हिसाब से क्या है, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग नेगेटिव और द पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया था 2, 8, 8 जो फालतू हो गया वो इसका, अगर सबसे बाहर के अंदर है इसका मतलब प्लस का चार्ज है, दे सकता है। अगर इसके पास में जगह की कमी है तो ले सकता है, तो ये उसका चार्ज है, ठीक है। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग नेगेटिव और द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। कंपाउंड कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल कंसिस्ट ऑफ द आयन्स। ऐसे कंपाउंड जो कि इस कंडीशन के अंदर बन रहे हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल, आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंडों को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हैज़ पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिव चार्ज क्लोरीन आयंस। जैसे कि ये एक मान लो ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, ये दोनों मिले हैं, और ये एक मेटल है, ये नॉन मेटल है, इन्होंने बनाया आयनिक कंपाउंड। अब सोडियम का केस के अंदर क्या था, इसके अंदर था पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि इसके जो एटम थे आपस में जब हमने देखा तो उनके पास में फालतू था देने के लिए, और जो क्लोरीन के थे उसके अंदर में कमी थी लेने के लिए। मान लो इसके पास में, सोडियम के पास में जो यहाँ पे है, इसके पास में था मान लो कि एक इसके पास में फालतू था देने के लिए, और क्लोरीन के पास में 2 का स्पेस था लेने के लिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये Na यहाँ पे Cl ऐसे लिख दिया, Na के पास में क्या, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इसको चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी।
सोडियम के पास में था भाई 1, इसके पास में था इसके मतलब कि -2, ऐसे क्रॉस किया NaCl, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, NaCl। तो अब आगे देखेंगे राइटिंग इनका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ये वैलेंसी तो आपको समझ में आ गया आपका, चल ये तो ऑक्टोपस वाले उदाहरण से भी बताया था, है ना, और रूल भी बताए थे कि वैलेंसी के इसके अंदर में कुछ रूल्स भी होते हैं। रूल्स क्या होते हैं भैया, सारे हाथ भरे हुए होने चाहिए, बराबर बराबर का मामला होगा तभी जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। अब ये देखो सोडियम के पास में Na, क्लोरीन का Cl-, ठीक है। अब सिंपल मोनो एटोमिक आयंस कंटेन वन एटम और ये सारा का सारा कहता है। अगर पॉजिटिव आयन हो, अब ये जो प्लस के आयन देने के लिए, तो उसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। जिसके पास नेगेटिव हो उसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। आयन से ये बन रहा है इसलिए कैटायन और एनायन, देना दे सकता है और ले सकता है। अभी ये देखो हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव का 1 चार्ज है, सोडियम के पास में 1 चार्ज है, इनके पास में बेरियम 2+, यानी कि 2 दे सकता है। ये सारे क्या है? सम कॉमन मोनो एटोमिक आयंस, मतलब कि मोनो एटोमिक आयंस पॉजिटिवली चार्ज दे सकते हैं। ये सारे क्या है? दे सकते हैं। ये 4 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, ठीक है। सम कॉमन मोनो एटोमिक, ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब कि 1 ले सकते हैं, ठीक है। सम कॉमन पोली एटोमिक आयंस, पोली एटोमिक का मतलब क्या था? ये मोनो एटोमिक, अभी एटोमिसिटी दोबारा से याद करो, एटोमिसिटी क्या बोल रहे थे कि भाई एटोमिसिटी क्या कह रही थी कि कोई भी इकट्ठे एटम्स अकेला नहीं रह सकता, वो ग्रुप के अंदर ही रहता है। मैंने क्या बताया था, या तो बराबर बराबर का होगा या फिर ऐसा ऐसा होगा। कंपाउंड इन दोनों के मिलने से बनता है, या तो इसके मिलने से या फिर इसके मिलने से बनता है। और हमने क्या बताया था कि अगर ये अकेला रह रहा हो तो मोनो एटोमिक है, 2 हो तो डाई एटोमिक है, ट्राई एटोमिक है, टेट्रा एटोमिक है, और अगर कुछ ज़्यादा ही है तो उसको हम पॉली एटोमिक बोलते हैं, ठीक है। तो मोनो एटोमिक हमने क्या बोल दिया, सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि भैया या तो मोनो रहेगा, इस तरीके से रहेगा, या फिर बहुत सारे रहेंगे, 2 3 4 5 ऐसे करके एक एक को नहीं बोल सकते। तो हमने 2 चीज़ें बोल दी, एक तो मोनो और दूसरा पोली। मोनो का मतलब भाई 2 3 4 1 जो भी कुछ है, और पोली का मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पोली एटोमिक के केस के अंदर क्या होगा? पोली एटोमिक के केस में अगर पॉजिटिव चार्ज +1 है, NH4 पोली एटोमिक, यानी कि अलग। अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? अब ये देखो NH4 हम कह रहे हैं कंपाउंड पोली एटोमिक। क्यों? कंपाउंड बनता ही कैसे है? कंपाउंड बना था जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं, और अलग अलग एलिमेंट्स के। और आयोनिक कंपाउंड कब बन रहे थे? तब भाई जब एक तो मेटल का हो और एक नॉन मेटल का हो। मेटल के केस में तो लगभग ऐसा ऐसा होता है, नॉन मेटल के केस में अलग अलग सा होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पोली एटोमिक किस केस के अंदर होगा? पोली एटोमिक मतलब बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं पोली एटोमिक आयंस कंपाउंड एक N के हैं, H के हैं, 2 अलग अलग N, ये H, ठीक है। NH4+, ये कैसे बना भैया? इसके अंदर N के पास में एक्चुअली में यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी देखी थी, इसके पास में 4 थे, इसके पास में 1 था, ऐसे क्रॉस किया, यहाँ पे लिखा NH4, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है। -1 चार्ज के अंदर OH नेगेटिव, ये है नेगेटिवली चार्ज, माइनस जिसके ऊपर 2 के नेगेटिव चार्ज है, इसमें 3 के नेगेटिव चार्ज हैं। आखिर में सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखने की विधि। सबसे पहले वैलेंसी ऑफ द चार्ज ऑफ द आयन मस्ट बी बैलेंस, मतलब सबसे पहले तो बैलेंस होने चाहिए। जो इसके ऊपर चार्ज है और जो इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर +3 और +4 दोनों को बैलेंस होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तभी जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद में मैंने कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन। सबसे पहले भैया किसको लिखा जाएगा? मेटल को लिखा जाएगा। ये N मान लो कंपाउंड बना था इससे और इससे, तो जो मेटल है ना उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। मेटल नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाद में NH4, ठीक है।
दूसरा हमने क्या बोला था कि व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट ऑफ द नॉन मेटल इज रिटन इन द राइट हैंड साइड। पहले ये बाद में ये, मतलब ये। नंबर 3, इन कंपाउंड विद पॉलीएटॉमिक आयंस इज इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू द इंडिकेट द रेशो। जैसे कि ये बन रहा था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3, ये HCO3 एक चीज़, ये अलग एक चीज़, तो बाई है, इसके तो आर के ये क्या केस है, इसके अंदर था भैया ये तो कैल्शियम के हैं, और HCO3 के ये आ रखे HCO3, यहाँ पे भी आ रखा है HCO3, ये दो है ना, तो इनको हम ब्रैकेट में करके यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है, ऐसे करा HCO3 2, ठीक है, और कैल्शियम इसके आगे ये है कैल्शियम था, तो कैसे लिखेंगे CaHCO3, और कितनी HCO3 दो अलग अलग आ रखी है 2, आया समझ में, ऐसे करके लिखेंगे। ऐसे ही देखो ये NH4 इसका 2 था, SO4, NH2 वही यहाँ पे NH2 2 आए हुए थे और SO4 1 आया हुआ था, ऐसा समझ में। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड का कैसे लिखेंगे, सिंबल हाइड्रोजन, क्लोरीन, वैलेंसी 1 था, मॉलिक्यूलर समझ में, ये तो अभी तो हम आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, आयनिक कंपाउंड के ऊपर ही चार्ज वार्ज मिलता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मतलब क्या होगा, आइडियल वाला केस आ गया। अब कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, 2 अलग अलग एलिमेंट आपस में मिल जाए। अगर ये अभी तक हम पढ़ रहे थे एक मेटल और एक नॉन मेटल से आयनिक कंपाउंड, ये सारी दिक्कतें इसी में हो रखी थी। अगर हम आइडियल केस पढ़ें तो ये मॉलिक्यूल इसका, ये मॉलिक्यूल इसका, ये भी मेटल, ये भी मेटल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सा बनेगा जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन की वैलेंसी A, क्लोरीन की वैलेंसी A, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो HCl। अब मान लो ये हो तो हाइड्रोजन सल्फर, सल्फर के पास की वैलेंसी 2, वैलेंसी का मतलब 2 बार शेयर करने की कैपेसिटी इसकी 1, इसके साथ में H2 और ये S यहाँ पे HO, H की 1 O की 2, H2O, NH, N की 3 H की 4, N यहाँ H यहाँ NH3, मतलब कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ में हेलो कर सकता है। इसका मतलब क्या था, 2 हाइड्रोजन के एटम को एक ऑक्सीजन, यानी कि एक ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन के साथ में हेलो कर सकता है। इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम एक क्लोरीन के एटम के साथ में हेलो कर सकता है। यहाँ पे CO2, इसका मतलब क्या है, एक कार्बन का एटम 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ में हेलो कर सकता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। आयोनिक कंपाउंड का कैसे लिखेंगे, अब दोबारा से हम आ गए कौन से वाले, मेटल और नॉन मेटल से जो मिलके जो कंपाउंड बने उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। उनके